हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल इंग्लिश माध्यम। इंग्लिश माध्यम के प्लेटफॉर्म पे हम एडिटोरियल बेस्ड प्रैक्टिस एक्सरसाइजेस सॉल्व कर रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन विद थॉट ऑफ द डे, दैट इज कीप प्रैक्टिसिंग अनलेस प्रैक्टिस इजंट प्रैक्टिस एनीमोर। यानी कि तब तक प्रयास करते रहिए, तब तक प्रैक्टिस करते रहिए जब तक कि आपके लिए प्रैक्टिस जो है वो प्रैक्टिस ना लगे। आपको ये लगे कि मैंने इसमें शॉर्ट ट्रिक्स डेवलप कर ली हैं या अब ये पार्ट ऑफ माय लाइफ बन चुका है। ठीक है, तब तक प्रैक्टिस करते रहिए। जैसे कि अब कोई सपोज करो स्किपिंग करना कोई सीख रहा है, साइकिल चलाना कोई सीख रहा है सपोज करो, तो शुरुआत में क्या होगा, वो धीरे धीरे डरते डरते उसको साथ में किसी सपोर्ट की ज़रूरत पड़ेगी, राइट। उसके साथ में वो चलाना शुरू करेगा। उसके बाद धीरे 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 प्रैक्टिस करते करते क्या हो जाएगा कि वो खुद चलाने लग जाएगा, और शायद इतना तेज़ भी चलाने लग जाएगी कई जीनियसेस को जो पहले से ही साइकिल चलाते हैं उनको पीछे छोड़ दे, राइट, या फिर इतना एक्सपर्ट हो जाए। तो आप प्रैक्टिस करना छोड़िए मत। ठीक है, जब जहाँ आपने प्रैक्टिस करना छोड़ी, ठीक है, वहीं पे आप क्या होंगे, दुनिया से पीछे हो जाएंगे, राइट। तो स्टार्ट करते हैं आगे अपना सेशन। अब देखो, सुप्रीम कोर्ट ने एक वर्डिक्ट पास करा मंडे को कि वो जो है अपने सूझबूझ अनुसार जो आर्टिकल 142 है उसको गाइडिंग स्पिरिट यानी कि उसको एक गाइडलाइन मानते हुए किसी भी केस में कंप्लीट जस्टिस या कॉज या मैटर को देखते हुए क्या कर सकते हैं, किसी भी शादी को खारिज कर सकते हैं, रद्द कर सकते हैं, डिवोर्स ग्रांट कर सकते हैं। ठीक है, क्यों, अब यूजुअली क्या होता है, डिवोर्स तो कोर्ट ही ग्रांट करता है। ठीक है, तो उसमें ये सुप्रीम कोर्ट के इस वर्डिक्ट का क्या फ़ायदा हुआ? फ़ायदा ये हुआ कि अगर यूजुअली क्या होता है, जो हमारा हिंदू मैरिज एक्ट है उसके तहत सेक्शन 13B में किसी भी मैरिज को खारिज करने के लिए 6 से 18 महीने का एक ट्रायल दिया जाता है कि आप 6 महीने दोबारा एक साथ रह के देखो, रिकंसाइल करो। जो भी उसमें मैरिज काउंसलर आपको दिए जाते हैं, ठीक है, वो आपको गाइड करते हैं, वो आपकी परेशानी को समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है, कुछ सुलझा। बिकॉज देखो, इंडियन कल्चर ऐसा है कि हम लोग ना डिवोर्स को प्राथमिकता नहीं मानते, राइट। और वही जो कल्चर है हमारा, वो हमारे लॉज में भी दिखाई देता है। ठीक है, तो हमारे जिसे बोला जाता है कि एडजस्ट करो। ठीक है, तो वो जो एडजस्टमेंट है उसका सही प्रॉपर तरीका फाइंड आउट करने में हमारी कोर्ट भी मदद करता है कि ऐसा तो नहीं है कि आज आपने किससे शादी करी, उसके साथ में आपकी बात नहीं बनी, फिर डिवोर्स ले लिया, फिर कल किसी और से शादी करी, नहीं बात बनी, डिवोर्स ले लिया। ये कल्चर तो हमारे हिंदुस्तान में नहीं है ना। तो इसी चीज़ को अवॉइड करने के लिए कि ऐसा ना हो, तो क्योंकि शादी एक बंधन ही ऐसा है कि जिसमें आपको बहुत जगहों पे एडजस्ट करना पड़ेगा, राइट। आपको या आपके पार्टनर को, दोनों को ही करना पड़ेगा। ठीक है, एक पर्सन के एडजस्टमेंट पे या फिर कोई भी ना करे तो इस हिसाब से तो आप किसी के साथ में भी सेटल नहीं हो पाएंगे कभी भी। ओके, कि आप ये सोचेंगे कि मैं क्यों करूं या मैं नहीं करूंगा एडजस्ट, तो आप किसी के साथ में भी सेटल नहीं हो पाएंगे। तो उसको बचाने के लिए 6 to 18 मंथ्स का टाइम दिया जाता है। लेकिन कुछ मैरिजेस ऐसी होती हैं कि जो बिल्कुल भी खुश नहीं है, जिसमें कोई भी जो है बच नहीं गया साधन की इस मैरिज को हम दोबारा चांस दे सकें। ठीक है, होते हैं ना कि नहीं यार इतना कुछ हो गया, मतलब वो पर्सन, दोनों एग्री ही नहीं है एक दूसरे के साथ रहने के लिए, कुछ भी सोचने के लिए तैयार नहीं है। ठीक है, तो इन ऐसे केसेस में जहाँ पे बिल्कुल एक्सट्रीमिटी है, दोनों पर्सन अपना अपना कंसेंट दे रहे हैं कि हम नहीं ये मैरिज कंटिन्यू करना चाहते, ठीक है, और जो रीजंस हैं वो स्ट्रॉन्ग हैं और जो उनका रिकंसाइलेशन का कोई भी जरिया नहीं बचता है, तो ऐसे केसेस में सुप्रीम कोर्ट अपनी स्पेशल पावर का इस्तेमाल करते हुए, ठीक है, सूझबूझ का इस्तेमाल, ये नहीं कि उनके पास स्पेशल पावर है तो वो हर मैरिज को खारिज कर देंगे, हर मैरिज को डिवोर्स ग्रांट दे देंगे, ऐसा नहीं है। समझदारी से, सूझबूझ से, जहाँ पे उनको लगेगा कि हाँ दिस इज एक्चुअली राइट, ठीक है, तो वहाँ पे वो क्या करेंगे, अपनी जो आर्टिकल 142 है उसको अपना गाइडेंस मानते हुए, उसको अपना गुरु मानते हुए कि उसमें जो लिखे हुए हैं पॉइंट्स, ठीक है, उनको मान के वो उसको उस कपल को डिवोर्स ग्रांट कर देंगे। अब ये है कि डिवोर्स तो वो ग्रांट कर देंगे, लेकिन डिवोर्स का क्या स्टेटस, क्या मतलब वो किस
पॉइंट्स के ऊपर, किन मुद्दों के ऊपर करके वो डिवोर्स ग्रांट करेंगे। ठीक है, तो उसके भी कुछ पॉइंट्स उन्होंने बताए हुए हैं कि आर्टिकल 142 को लगाने के क्या क्या पॉइंट्स हैं, कि मैट्रिमोनियल का भी केस क्या है, ठीक है, उनका शादी का कितना ड्यूरेशन है, उनको कितना टाइम हो गया अलग रहते हुए, ठीक है, या फिर कितना टाइम हो गया इस केस को चलते हुए, ठीक है, कितना टाइम हो गया कि कपल अलग रहा, ठीक है, और अभी स्टेटस क्या है, केस का पेंडिंग स्टेटस क्या है, और कितना अटेम्प्ट किया गया है, कितने बार रिकंसाइल करने का, यानी कि दोबारा एक दूसरे को मौका देने का कितनी बार चांस दिया गया है। इन सभी बातों को ध्यान में रख के वो दोनों पार्टीज के साथ में कंप्लीट जस्टिस करेंगे। ऐसा नहीं कि वाइफ उठ के खड़े हो गए कि नहीं जी मुझे इनके साथ में नहीं रहना, ये अपने पेरेंट्स की ज़्यादा सुनते हैं, मेरी नहीं सुनते, मुझे इनके साथ में नहीं रहना, ऐसे नहीं होगा। ठीक है, पेरेंट्स की सुनते हैं वो भी ज़रूरी है, आपकी नहीं सुनते हैं वो क्यों नहीं सुनते हैं वो भी जानना ज़रूरी है। ठीक है, उसके अलावा कि ये नहीं कि एक दिन आप खड़े होकर, कुछ प्रॉब्लम होगी ज़्यादा गहरी, ये भी प्रॉब्लम गहरी है बट कुछ और ज़्यादा गहरी, या फिर आप पिछले 8-10 सालों से इकट्ठे नहीं रह रहे हैं, या 10-12 महीने से आप इकट्ठे नहीं रह रहे हैं, आप नहीं रहना चाहते उनके साथ में, आपके बच्चे भी नहीं खुश हैं उनके साथ में। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें इसमें काउंट की जाएंगी। ओके, इसके अलावा जो वो कह रहे हैं कि आर्टिकल 142 जो है उसको वो यूज़ करेंगे क्रिमिनल और लीगल प्रोसीडिंग्स के लिए, या फिर चाहे वो डोमेस्टिक वायलेंस या डाउरी के केस हो, चाहे उसमें मर्द या औरत कोई भी शामिल हो। ठीक है, डोमेस्टिक वायलेंस हमने जॉनी डेप वाले केस से समझ लिया है कि केवल और केवल महिलाएं ही नहीं विक्टिम होती डोमेस्टिक वायलेंस के, मर्द भी विक्टिम होते हैं, राइट। और कई से हिंदुस्तान में भी कई ऐसे केसेस सामने आए हैं। तो ये इन्होंने कहा कि इस केस का हम लोग इस आर्टिकल का हम यूज़ करेंगे ऐसे केसेस के लिए जहाँ पे क्रिमिनल केस पेंडिंग हो। ठीक है, उन जगहों पे। तो आर्टिकल की इन डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। हम चलते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अकॉर्डिंग टू द पैसेज, व्हाट इज सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया स्टैंड्स ऑन ग्रांटिंग डिवोर्स बेस्ड ऑन रिट्रीवेबल ब्रेकडाउन ऑफ मैरिज, कि वो शादी जिसको दोबारा नहीं जोड़ा जा सकता या जिसमें कोई भी अब माध्यम नहीं बच रहा वापस रिकंसाइल करने का, उनके लिए सुप्रीम कोर्ट ने क्या स्टैंस लिया है। तो देखो भाई, सुप्रीम कोर्ट ने स्टैंस लिया है कि ठीक है, ये बिल्कुल सही है कि कुछ शादियां होती हैं जिनको हम नहीं दोबारा उनको लोगों को मजबूर कर सकते कि आप वापस रहो, विचार नहीं मिलते दोनों के, हर बात पे क्लैश है। ठीक है, तो ये क्या है, हमारे समाज के लिए भी एक खतरा है, राइट, क्योंकि उन दोनों के बीच में हर बात पे क्लैश है। तो कल को कहीं ऐसा ना हो जाए कि एक बंदा कोई सुसाइड कर ले या एक दूसरे की जान ले ले, या फिर कुछ और ऐसे मिसहैपनिंग हो जाए। तो बेहतर है उन दोनों को अलग कर दो, एटलीस्ट 2 लिविंग पर्सन तो रहेंगे। तो इस आइडिया को सपोर्ट करो। और उन्होंने कहा कि हम आर्टिकल 142 को अपना गाइड मानते हुए, उसके लिखे हुए पॉइंट्स को हम अपना गाइडेंस सोर्स मानते हुए, हम इसमें म्यूचुअल कंसेंट पे डिवोर्स ग्रांट कर देंगे, ये कहा सुप्रीम कोर्ट ने। इट अपोजेस द आइडिया एंड मेंटेन्स द स्टेटस ऑफ मैरिज। उन्होंने कहा कि ये बिल्कुल गलत है, ऐसी कोई शादी नहीं है जिसको हम लोग दोबारा रिकंसाइल नहीं कर सकते, तो हम ऐसे केसेस को खारिज कर देंगे और शादी उनकी बरकरार रखेंगे, जो कि गलत है। उन्होंने एग्री करा है कि सारी शादियां खुशहाल नहीं होती, बहुत लोग परेशान हैं अपनी अपनी शादी में, और डिवोर्स ग्रांट कर देना चाहिए। इट सपोर्ट्स द आइडिया यूजिंग आर्टिकल 142 टू ग्रांट डिवोर्स बाय म्यूचुअल कंसेंट। सही है। इट रिमेन्स न्यूट्रल, कि उनका कोई भी फैसला नहीं है, लीव्स द डिसीजन टू लोअर कोर्ट्स, कि लोअर कोर्ट ही जो फैसला करेगी वो करेगी। लोअर कोर्ट की जो प्रोसीडिंग है वो मैंने आपको बता दी कि पहले केस फाइल होता है, फिर सुनवाई होती है, पहले हियरिंग होती है, फिर उसके बाद दोनों को 6 महीने का टाइम दिया जाता है, फिर 6 महीने बाद बुलाया जाता है। हो सकता है कि कुछ अगर पहले 5 पॉइंट्स थे तो उनमें से 4 के ऊपर अब सहमति बन गई होगी, 1 के ऊपर नहीं बनेगी, तो फिर से 6 महीने का टाइम दिया जाएगा कि इसके ऊपर भी कोशिश कर लो, बन जाए सहमति तो। ठीक है, तो ऐसे उसमें टाइम दिया जाता है, क्योंकि शादी तोड़ना इज नॉट अ सोल्यूशन एज पर हिंदू धर्म। एडजस्टमेंट, ठीक है, एक दूसरे को अपलिफ्ट करना, दीज आर द सॉल्यूशंस। इट सपोर्ट्स द आइडिया बट ओनली इफ डोमेस्टिक वायलेंस और डाउरी चार्जेस आर इन्वॉल्व, कि उन्होंने कहा कि हाँ ठीक है, शादी इररिट्रीवेबल होती है कोई भी शादी, बट
तभी जब उसमें डोमेस्टिक वायलेंस या डाउरी चार्जेस इन्वॉल्व हो, जो कि गलत है, ऐसा नहीं है। कुछ लोग बिना किसी मसले के भी एक दूसरे से खुश नहीं होते, राइट। सो यहाँ पे ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट है। Based on the passage, which of the following factors does the Supreme Court of India consider before invoking Article 142 in matrimonial cases? क्या क्या उनने पॉइंट्स बताए थे कि हम इन पॉइंट्स को कंसिडर करेंगे आर्टिकल 142 लगाने से पहले। उनने बोला कि कितने साल हो गए शादी को, ठीक है, कितने साल से कपल जो है अलग अलग रह रहा है, स्टेटस क्या है पेंडिंग केस का, उसके अलावा कितना टाइम हो गया केस चलते को, ठीक है, ये सारी चीज़ें वो कैलकुलेट करने वाले हैं। दैट मीन्स ऑप्शन दिए हैं ड्यूरेशन ऑफ मैरिज, ठीक है, काउंट करेंगे वो, टाइम द कपल हैज स्टेड अपार्ट, कितने टाइम से अलग रह रहे हैं, ठीक है, नेचर ऑफ पेंडिंग केसेस, कि पेंडिंग केसेस का क्या नेचर है, यानी कि अभी उनके केस का क्या स्टेटस चल रहा है, ठीक है, कितना पेंडिंग है, क्या पिछला जो भी लोअर कोर्ट में क्या क्या सुनवाई हो चुकी है, क्या क्या फैसला हो चुका है, ठीक है, नहीं हुआ है, कहाँ पे उनको रिकनसाइल करने के लिए कहा गया है, इन सब चीज़ों को देखा जाएगा, ठीक है। तो यानी कि ये तीनों करेक्ट है, तो तीनों आ रहे हैं ऑप्शन डी में, ऑप्शन डी इज करेक्ट। अकॉर्डिंग टू द पैसेज, which factor is are not considered by Supreme Court before invoking Article 142 in matrimonial cases? अब हमने पता करा कौन कौन से पॉइंट्स वो कंसिडर करेंगे, लेकिन कुछ पॉइंट्स हैं जो नहीं भी उसमें मेंशन नहीं किए गए, ठीक है। ड्यूरेशन ऑफ मैरिज मेंशन किया है, पीरियड ऑफ लिटिगेशन यानी कि केस चलते को कितना टाइम हो गया, ठीक है, ये भी मेंशन किया है। नंबर ऑफ चिल्ड्रन मेंशन किया था, कुछ नंबर ऑफ चिल्ड्रन के बारे में नहीं किया था ना, तो नंबर ऑफ चिल्ड्रन काउंट नहीं होगा। अटेम्प्ट्स एट रिकनसाइलेशन यानी कि एक दूसरे के साथ रहने के प्रयास कितनी बार किए गए, कितनी देर तक किए गए, ठीक है, तो ये भी काउंट होगा। यानी कि केवल और केवल जो नंबर 3 है, नंबर ऑफ चिल्ड्रंस, वो काउंट नहीं होगा। सो ओनली ऑप्शन 3 सी इज करेक्ट। अब देखो, जो इन्होंने, आप इस आर्टिकल को पढ़ो, इस आर्टिकल को पढ़ के हमें समझ में आ रहा है कि उन्होंने बोला है कि कंप्लीट जस्टिस दोनों पार्टीज के साथ में किया जाएगा, ठीक है। इन्होंने बोला है कि विल बी सीन एज अ गुड मूव, जो नॉट ऑल मैरिजेस आर हैप्पी एंड नॉट ऑल डिवोर्सेस आर अनहैप्पी, फॉर दोज हु वांट टू ऑप्ट आउट फॉर बैड मैरिज, मंडेज सुप्रीम कोर्ट्स रूलिंग ऑन डिवोर्स विल बी सीन एज अ गुड मूव, ठीक है। गुड मूव यानी कि उनने पॉजिटिव बताया है, ठीक है, और उनने और भी बहुत सारी चीज़ें बताई हैं कि ये जो रेक्ड जो वो मैरिजेस जो बिल्कुल खारिज हो चुकी हैं, ख़राब हो चुकी हैं, जिनमें कुछ भी बाकी नहीं बचा, उनको क्या है, उनकी तरफ इशारा किया है और उनको एक होप देगी, उनको एक मतलब रिवाइव करने की कोशिश करेगी कि मतलब उन लोगों को अपनी जैसे यहाँ पे लिखा है एगनी और मिजरी से स्पेयर कर देगी, उन कपल्स को उनकी एगनी और मिजरी से स्पेयर कर देगी, बचा देगी, ठीक है। इसके अलावा उन्होंने ये भी लिखा है कि बहुत ज़्यादा पोर्शन है जो अलग अलग रहते हैं फैमिलीज, ठीक है, यानी कि फीमेल जो है अलग रह रही है अपने हस्बैंड से, ठीक है, तो ऐसे लोगों को भी सहायता मिलेगी क्योंकि वो ऑलरेडी अलग रह रहे हैं लेकिन डिवोर्स नहीं है, तो उन लोगों को भी सहायता मिलेगी कि एटलीस्ट उनका केस फाइनल हो जाएगा, डिवोर्स जल्दी हो जाएगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें क्या है, एक पॉजिटिव स्टेटमेंट बता रही हैं, ठीक है, पॉजिटिव नोशन बता रही हैं इस पैसेज का। तो क्या ये पैसेज ऑप्टिमिस्टिक है? बिल्कुल, क्योंकि उन्होंने बोला ये गुड मूव है, यानी कि आने वाले समय में वो इसको अच्छा ही देख रहे हैं। उनने कहा कि ये लोगों को एगनी और मिजरी से बचाएगा, ठीक है, तो जो कि बहुत पॉजिटिव है। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। व्हाट इज द मेन थीम ऑफ द पैसेज? अब मेन थीम क्या है कि सुप्रीम कोर्ट का जो ये आर्टिकल 142 है, इसको कैसे यूज़ करने वाले हैं सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, यही है। अब इनमें सुप्रीम कोर्ट का रोल क्या है इन अपहोल्डिंग मैरिज इक्वालिटी। देखो लास्ट जो स्टेटमेंट है ना इस पैसेज की, वो पढ़ो, यहाँ से पढ़ते हैं हम। इन अ कंट्री विच इज लार्जली पुअर वेयर जेंडर डिस्क्रिमिनेशन इज रिफ एंड मेनी वुमेन आर स्टिल नॉट फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट, द कोर्ट स्ट्रेस ऑन केयर एंड कॉशन एंड नॉट टू रश इन टू अ क्विक डिवोर्स मस्ट बी वेलकम्ड, ठीक है, स्वागत करने योग्य है। आफ्टर ऑल मैरिज इक्वालिटी इज नॉट अ रियलिटी फॉर ऑल, यानी कि शादी में जो बराबरी है वो सबके लिए सही नहीं है,
ठीक है। हर शादी में हर व्यक्ति अपनी पत्नी को बराबरी का दर्जा नहीं देता, हर जो घर है वो अपनी बहू को बराबरी का दर्जा नहीं देता। तो सुप्रीम कोर्ट जो है वो इसमें ज़्यादा मेजर रोल तो नहीं निभा सकता, बिकॉज ये हमारे मॉरल वैल्यूज़ के ऊपर पर कोशिश कर रहा है, लेकिन इसमें सुप्रीम कोर्ट का रोल नहीं डिस्कस किया गया है, ठीक है। द इम्पोर्टेंस ऑफ फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस ऑफ वुमेन इन इंडिया, इसके बारे में कोई भी आर्टिकल में चर्चा नहीं हुआ। ये पॉइंट ज़रूर लिया है कि कई वुमेन हैं जो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं है, ठीक है, फिर भी वो सेपरेट रह रही हैं। ओके, तो दिस इज नॉट करेक्ट। द सुप्रीम कोर्ट्स यूज ऑफ आर्टिकल 142 टू एक्सपीडिएट डिवोर्स प्रोसीडिंग्स, की आर्टिकल 142 का यूज़ वो कैसे करेंगे कि जो डिवोर्स प्रोसीडिंग्स हैं उनको तेज़ करने के लिए, तीव्र करने के लिए, कि जल्द से जल्द निपटारा हो जाए, ठीक है। तो ये बिल्कुल सही है। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। आउट ऑफ द फ्राइंग पैन इनटू द फायर, अच्छा हमने ये जो इडियम है ये पहले भी पढ़ा है। इसका मतलब होता है कि एक छोटी मुसीबत से निकले आसमान से टपके खजूर में अटके, ठीक है। यानी कि छोटी मुसीबत से निकले आसमान से टपके, कहीं पानी में भी गिर सकते थे, कहीं हो सकता है कि किसी सॉफ्ट जगह पे भी गिर सकते थे, जहाँ पे जो एयर बैग होता है उसके ऊपर भी गिर सकते थे। बट अब खजूर पे अटक गए तो वहाँ पे नीचे पानी कहाँ से लेकर आएंगे, है ना। तो मतलब अब अगर गिरे तो ज़मीन पर ही गिरेंगे धड़ाम से, और खजूर से जो लगेगी वो अलग। तो एक छोटी परेशानी से निकले और उससे ज़्यादा बड़ी, ज़्यादा डेंजरस परेशानी में फंस गए, ठीक है। टू एस्केप फ्रॉम वन डेंजर एंड गेट कॉट इन एन इवन वर्स सिचुएशन, जो कि बिल्कुल सही है कि एक मुश्किल से निकले थे, एक खतरनाक स्थिति से निकले थे और उससे भी ज़्यादा खतरनाक स्थिति में फंस गए। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। सिलेक्ट द ऑप्शन एंड एक्सप्रेसेस द गिवन सेंटेंस इन एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। अगर एक्टिव वॉइस में है तो पैसिव वॉइस में चेंज करना है, पैसिव वॉइस में है तो एक्टिव वॉइस में चेंज करना है। अब देखो, द गार्डनर, ये क्या है हमारा सब्जेक्ट, ठीक है, सब्जेक्ट। हैज़ वाटर्ड, वाटर्ड, वाटर्ड को देखो ये वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रही है, वाटर्ड द बुशेस, ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब देखो जब हमारे पास होता है सब्जेक्ट प्लस हैज़ या हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, तो ये है हमारा एक्टिव में। अब इसको हमने जब पैसिव में चेंज करना है तो सबसे आगे आ जाएगा ऑब्जेक्ट, हैज़ या हैव, साथ में आएगा बीन, ठीक है, और वर्ब की हैज़ हैव बीन, वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर आएगा बाय, और फिर आएगा सब्जेक्ट, ठीक है। ये हमारा पूरा पैटर्न चलेगा। अब देखो जो हैज़ है, गार्डनर सिंगुलर है तो उसके लिए यूज़ किया गया हैज़। अब हमारा ऑब्जेक्ट जो है द बुशेस वो प्लूरल है, ठीक है, द बुशेस प्लूरल है तो एक से ज़्यादा झाड़ियाँ हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हैज़ की जगह क्या आ जाएगा, अब हैव, द बुशेस, ठीक है, ऑब्जेक्ट आ गया द बुशेस, ठीक है। हैज़ की जगह आ जाएगा हैव और साथ में आएगा बीन, ठीक है, और आएगा प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म वाटर्ड, बाय, और सब्जेक्ट क्या है द गार्डनर। तो हमें समझ में आ गया यहाँ पे क्या आएगा, द बुशेस हैव बीन वाटर्ड बाय द गार्डनर। ऑप्शन ए इज करेक्ट। हमें पता चल गया बाकी ऑप्शंस क्यों नहीं है, बिकॉज हमें यही चाहिए था। हैज़ जो है बुशेस के अकॉर्डिंग हैव में कन्वर्ट हो गया, बीन आएगा, वाटर्ड वर्ब की थर्ड फॉर्म, और बाय द गार्डनर, ठीक है। अप्रोप्रिएट ऑप्शन इन फिल इन द ब्लैंक, ठीक है। हिज आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस एट द ऑडिशन लेफ्ट द जजेस फीलिंग डैश। अब आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग मतलब उसने बहुत ही उम्दा परफॉर्मेंस दी। अब आउटस्टैंडिंग एक पॉजिटिव वर्ड हो गया, ठीक है। तो अगर आपने बहुत उम्दा परफॉर्मेंस दी है किसी चीज़ के लिए तो ऑडियंस क्या होगी, उससे खुश होगी। जजेस क्या होंगे, स्तब्ध रह जाएंगे, खुश हो जाएंगे, ठीक है, एक्साइटेड होंगे, ठीक है। यानी कि यहाँ पे कोई पॉजिटिव फीलिंग वाला वर्ड आएगा, कोई भी नेगेटिव फीलिंग वाला वर्ड नहीं आएगा। ओके, अब देखो परप्लेक्स्ड, परप्लेक्स्ड का मतलब होता है कंफ्यूज्ड। तो क्या
उम्दा परफॉर्मेंस के बाद जजेस कंफ्यूज होंगे? नहीं, वो कंफ्यूज नहीं होंगे। इतनी अगर अच्छी परफॉर्मेंस दी है, उम्दा परफॉर्मेंस दी है, तो वो कंफ्यूज क्यों होंगे? फ्लैबरगैस्टेड, फ्लैबरगैस्टेड मतलब होता है एस्टोनिश्ड, या फिर हम कह सकते हैं अमेज्ड। ठीक है, तो उसने इतनी उम्दा परफॉर्मेंस दी कि जजेस जो है अमेज्ड हो गए। कैंटैंकरस, इसका मतलब होता है इरिटेबल, यानी कि चिढ़ गए वो इतनी। अब उम्दा परफॉर्मेंस से तो चिढ़े नहीं होंगे, बेकार परफॉर्मेंस होगी, घटिया परफॉर्मेंस होगी तो ज़रूर वो चिढ़े होंगे। काम, बिल्कुल शांत थे, मतलब उम्दा परफॉर्मेंस के बाद भी अगर कोई शांत रहा व्यक्ति तो वो मतलब क्या वो उसने परफॉर्मेंस देखी कि नहीं देखी पता नहीं। ठीक है, तो अब हमें समझ में आ रहा है कि परप्लेक्स्ड, कैंटैकरस या काम क्यों नहीं हो सकता, बिकॉज ये है कंफ्यूज कर रहा है, नेगेटिव वर्ड है। इरिटेबल नेगेटिव वर्ड है। काम हालांकि पॉजिटिव है, बट उम्दा परफॉर्मेंस के बाद में काम नहीं आएगा, बिकॉज उसके बाद में अच्छी परफॉर्मेंस के बाद में सामने वाला व्यक्ति खुश होगा, ठीक है, या कुछ ना कुछ इमोशन प्रकट करेगा। ठीक है, तो काम जो है वो कोई इमोशन नहीं प्रकट कर रहा। दैट मीन्स ऑप्शन बी फ्लैबरगैस्टेड आएगा, जो कि मतलब है एस्टोनिश्ड या अमेज्ड। ऑप्शन बी इज करेक्ट। Identify the option that arranges the given parts in the correct order to form a meaningful paragraph. ठीक है, A mother imagine sharing her secret with her child. एक माँ है जो अपने बच्चों के साथ में कोई सीक्रेट शेयर करने की सोच रही है या विचार कर रही है। A woman practices for a difficult conversation. एक महिला बहुत ही डिफ़िकल्ट कॉन्वर्जेशन होने वाली है कोई, उसके लिए प्रैक्टिस कर रही है। अब ये भी हो सकता है कि ये इसी मदर की बात कर रही हूँ कि ये मदर जो अपने बच्चों से सीक्रेट शेयर करना चाहती है, वो उस कॉन्वर्सेशन की एक वुमेन होते हुए वो उस कॉन्वर्सेशन की प्रैक्टिस कर रही है, क्योंकि वो कॉन्वर्सेशन बहुत डिफ़िकल्ट होने वाली है। ठीक है, या फिर ये कोई दूसरी महिला भी हो सकती है। अ सैनिटेशन वर्कर ड्रीम्स ऑफ बिकमिंग अ लॉयर टू फाइट फॉर वर्कर्स राइट। एक सैनिटेशन वर्कर है जो कि लॉयर बनने का सपना देखता है, ठीक है, या देखती है, ताकि वो मजदूरों के, वर्कर्स के अधिकारों के लिए लड़ सके। ठीक है, ये दो स्टेटमेंट्स होगी। अब बट आई वुड लाइक टू शेयर द स्टोरी बिहाइंड दिस स्टोरी, लेकिन मैं इस स्टोरी के पीछे की स्टोरी बताना चाहता हूँ। 1. About 4 working class families who dreamed of making films and attended a film school to collectively learn, create and take care of each other. बोल रहे हैं कि एक 4 वर्किंग क्लास फैमिलीज के बारे में एक कहानी है जो कि सपना देखते हैं फिल्म बनाने का और फिल्म स्कूल भी अटेंड करते हैं ताकि वो सीख सकें, लर्न करें, क्रिएट करें और फिर एक दूसरे की सहायता करें या एक दूसरे की मदद करें। ठीक है, किस चीज़ के लिए? फिल्म बनाने में, राइट, क्योंकि उनका सपना है फिल्म बनाना। दिस इज स्टोरी ऑफ काठी कारना, a yet to be released short film narrated and produced by workers from the city of Bangalore and their families. ये कहानी किसकी है? काठी कारना की है। ठीक है, और ये कहानी अभी रिलीज़ नहीं हुई है, मूवी बन चुकी है, ठीक है, शॉर्ट फिल्म बन चुकी है, बट ये अभी रिलीज़ नहीं हुई है। और इसकी कहानी कहाँ से ली गई है? इसकी कहानी ली गई है जो बेंगलोर शहर में वर्कर क्लास फैमिलीज़ के लोग हैं, उनसे ये कहानियाँ ली गई हैं। ठीक है, उन्होंने अपनी अपनी कोई कहानी बताई होगी कि ऐसे है ऐसे है, ठीक है, और वो प्रोड्यूस भी वर्कर ने ही करी है। ठीक है, मतलब उन सब ने पैसा इकट्ठा करके जो है ये कहानी प्रोड्यूस करी है। ठीक है, तो अब देखो, एक फर्स्ट स्टेटमेंट हम क्यों कर लें कि क्यों है कि एक सैनिटेशन वर्कर है जो एक लॉयर बनने का सपना देखते ताकि वो मजदूरों के अधिकारों के लिए लड़ सके। ठीक है, दूसरी तरफ एक माँ है जो अपना सीक्रेट शेयर करना चाह रही है और एक महिला है जो बहुत डिफिकल्ट कन्वर्सेशन के लिए प्रिपेयर कर रही है। सेकंड, अब ये क्या चीज़ है? ये दोनों चीज़ें क्या है? ये एक स्टोरी है काठी करना,
जो कि एक फिल्म के रूप में अभी रिलीज होना बाकी है, जो फिल्म नरेट की गई है और प्रोड्यूस की गई है वर्कर्स द्वारा, बेंगलोर शहर के वर्कर्स द्वारा, और उन्हीं की फैमिलीज के ऊपर ये कहानी है। ठीक है, ये हो गया थर्ड स्टेटमेंट। ये स्टेटमेंट जो है ये किसको पूरा कर रहा है? ये पूरा कर रहा है इन दोनों स्टेटमेंट्स को, बता रहा है कि ये दोनों जो हमने बातें करी हैं किस बारे में है। ठीक है, लेकिन अब ये तो ये बात होगी अभी तक की, फिल्म की बात होगी, लेकिन असल जो कहानी है मैं उसकी तरफ आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा कि मैं वो बैक स्टोरी आपको बताना चाहूँगा कि जहाँ पे 4 वर्किंग क्लास फैमिलीज जो हैं वो फिल्म बनाने का सपना देखती हैं। ठीक है, और फिल्म स्कूल भी अटेंड करती हैं, लर्न, क्रिएट और टेक केयर ऑफ ईच अदर। ठीक है, तो ये हो गया फोर्थ स्टेटमेंट, यानी कि QPSR ये बन रहा है। अब Q से देखो 2 ही स्टेटमेंट स्टार्ट हो रहे हैं, तो B और C को तो आप निगलेक्ट कर दो। QPSR ऑप्शन डी इज करेक्ट। ही बिल्ट अ वेबसाइट फ्रॉम स्क्रैच। अब इसको पैसिव से एक्टिव में या एक्टिव से पैसिव में बनाना है। ठीक है, तो उसने स्क्रैच से वेबसाइट बनाई है। ठीक है, खुद ही बनाई है बिल्कुल स्क्रैच से। तो स्क्रैच मतलब बिल्कुल ज़ीरो से, उसको कुछ भी नहीं आता था या उसके पास कोई सोर्स नहीं था, रिसोर्सेज नहीं थे, फिर भी उसने एक वेबसाइट बना ली। अब ही बिल्ट, ही यहाँ पे क्या है? सब्जेक्ट है अपना। ठीक है, बिल्ट मतलब यहाँ पे क्या हो गया? वर्ब हो गया। अब ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है, राइट? सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब आ रही है। और उसके बाद वेबसाइट जो है वो ऑब्जेक्ट है, ही सब्जेक्ट है। ठीक है, अब जब हमारे पास सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट है, ठीक है, तो हम कैसे चेंज करेंगे? ऑब्जेक्ट प्लस सेकंड फॉर्म है ना, तो आ जाएगा वॉज या फिर वर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। ठीक है, ये हमारा रूल चलेगा। अब बताओ, ऑब्जेक्ट आ जाएगा वेबसाइट, अ वेबसाइट। अब वेबसाइट एक ही है, वॉज या वर क्या आएगा? वॉज। अब बिल्ट वर्ब की सेकंड फॉर्म में थर्ड फॉर्म क्या होती है? बिल्ट ही होती है। ठीक है, वॉज बिल्ट। अब देखो, जो यहाँ पे फ्रॉम स्क्रैच यूज किया गया ना, इसको हम 2 तरीके से यूज कर सकते हैं। वेबसाइट वॉज बिल्ट फ्रॉम स्क्रैच बाय हिम, ये हो सकता है, या फिर अ वेबसाइट वॉज बिल्ट बाय हिम फ्रॉम स्क्रैच। ठीक है, ये दोनों स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं। तो अब देखो, मेरा ये स्टेटमेंट तो नहीं बन रहा है यहाँ पे कहीं भी। अ वेबसाइट हैज बिन बिल्ट फ्रॉम स्क्रैच बाय हिम, अ वेबसाइट वॉज बिल्ट फ्रॉम स्क्रैच बाय हिम, ये मेरा फर्स्ट वाला स्टेटमेंट बन रहा है। दैट मीन्स ऑप्शन बी मेरा करेक्ट है। पर मैं आगे भी चेक कर लगती हूँ, हो सकता है मेरा सेकंड स्टेटमेंट में बन जाए कहीं। अ वेबसाइट वॉज बिल्डिंग फ्रॉम स्क्रैच बाय हिम, अ वेबसाइट इज बिल्ट फ्रॉम स्क्रैच बाय हिम। तो यहाँ पे मेरा ऑप्शन बी, अ वेबसाइट वॉज बिल्ट फ्रॉम स्क्रैच बाय हिम, इज करेक्ट। A dog's ears perked up as it, perked up मतलब जैसे एक डॉग आराम से निश्चय से बैठा होता है ना, फिर उसके एकदम से कान खड़े हो जाते हैं। कैसे हो जाता है? उसको कुछ भी हल्की सी भी आहट सुनाई दी, उसके कान खड़े हो जाते हैं, वो उस तरफ को पॉइंट कर लेता है कि कहाँ से आवाज़ आई, राइट? तो उसको बोलते हैं पर्क्ड अप, कि उसके कान जो है, उसके डॉग के जो कान हैं वो एकदम खड़े हो गए। कैसे? एज इट डैश द फेंट साउंड ऑफ इट्स ओनर्स फुटस्टेप, कि उसको हल्की सी जो है क्या सुनाई दी? उसके ओनर के फुटस्टेप्स की आवाज़ सुनाई दी, बड़ी हल्की सी, फेंट मतलब बड़ी हल्की सी, ठीक है, वो सुनाई दी। तो अब यहाँ पे किस तरीके की साउंड सुनाई दी? असर्टेन मतलब होता है कि आपको क्या है, क्लियर नहीं है, सर्टेन नहीं है, ठीक है, आप उसके बारे में सुनिश्चित नहीं कर सकते, राइट? तो वो होता है असर्टेन, ठीक है। डिसाइफर्ड मतलब होता है किसी कोड लैंग्वेज को ब्रेक करना, ठीक है।
कोई जैसे कोड लैंग्वेज में लिखा हुआ है, या फिर जैसे हमारे एंशियंट लैंग्वेज लिखी हुई होती है ना दीवारों पे या किसी जगह, हमें केव्स में उनकी एंशियंट लैंग्वेज मिलती है कि उन्हें कुछ लिखा हुआ है, कोशिश करी है बताने की, ठीक है। तो उसको तोड़ के उसका मीनिंग निकालना इज कॉल्ड डिसाइफरिंग, ठीक है, यानी कि उसको तोड़ के उसका मतलब निकालना, आइडेंटिफाई करना। सरमाइज्ड का मतलब होता है कि किसी चीज़ को गेस करना, ठीक है, पर ये गेस कैसे करना, कुछ इनकम्प्लीट, यानी कि आपके पास बिल्कुल इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन है बट उसके बेसिस पे आप कुछ गेस लगा रहे हैं, अनुमान लगा रहे हैं। डिसर्न्ड का मतलब होता है रिकॉग्नाइज करना, पहचानना, ठीक है। तो उसके कान खड़े हो गए जैसे ही उसने अपने ओनर के फुटस्टेप्स की हल्की सी आवाज़ क्या करी, पहचान ली, ठीक है, यानी कि ऑप्शन डी, डिसर्न्ड इज करेक्ट। हिज रीसेंट प्रमोशन कॉज्ड हिज कोलीग्स टू बी एनवियस ऑफ हिज न्यू फाउंड सक्सेस। अब इसका एनवियस का हमें क्या निकालना है, ढूंढ के एंटोनिम निकालना है। एनवियस का मतलब होता है जेलस, ठीक है। आप किसी से अगर जेलस फील करते हैं, ठीक है, तो वो है आप उससे एनवी कर रहे हैं। अब सिर्फ जेलस नहीं होता, आप उसकी चीज़ पाना भी चाहते हैं, ठीक है, उसके जैसी सक्सेस पाना भी चाहते हैं, ठीक है। लेकिन वो सक्सेस पाने का मतलब ये नहीं कि आप उसको एडमायर कर रहे हैं, ये नेगेटिव तौर पे पाना चाह रहे हैं कि आप उसको कैसे मिल गई, मुझे मिलने चाहिए थी, या मैं इसके हकदार हूँ, राइट। तो वो आपकी फीलिंग आ रही है, दैट मीन्स आप किससे एनवियस फील कर रहे हैं, आप किससे जलन फील कर रहे हैं, ठीक है। रिजेंटफुल का मतलब भी होता है कि आप किससे मतलब इरिटेटेड फील कर रहे हैं, ठीक है, कि आपको उसकी हरकतें जो है वो परेशान कर रही हैं, इरिटेट कर रही हैं, इरिटेटेड। अपैथेटिक मतलब होता है अनइंटरेस्टेड, किसी चीज में आपको इंटरेस्ट नहीं है। एडमायरिंग यानी कि आप उसकी प्रशंसा कर रहे हैं, उसके प्रति आप इज्जत फील कर रहे हैं। तो देखो, जलन हो गया, आपका कोई दोस्त है, आपका कोई कलीग है, उसको सफलता मिली, आपको उससे जलन हो रही है। आपका कोई कलीग है, उसको सफलता मिली, लेकिन आप उससे एडमिरेशन ले रहे हैं, आप उसको एडमायर कर रहे हैं कि देखो उसने कितना अच्छा काम किया, मैं भी ऐसे कर सकता हूँ, ठीक है। तो यानी कि आप उससे प्रेरणा ले रहे हैं, आप उसको एडमायर कर रहे हैं कि मैं भी ऐसा कर सकता हूँ, ठीक है। तो दैट मीन्स आप उसकी अच्छे वे में, पॉजिटिव वे में आप उससे ज्ञान लेने की कोशिश कर रहे हैं, एडमायर कर रहे हैं, रिस्पेक्ट फील कर रहे हैं। डिसडेनफुल मतलब होता है घृणा जैसे करना किसी से, कंटेम्पचुअस यानी कि घृणा जैसा फील करना। तो ये सारे जो है नेगेटिव हैं, ठीक है। जेलस भी नेगेटिव वर्ड है, हमें चाहिए इसका एंटोनिम जो कि पॉजिटिव, एडमिरेशन। ऑप्शन सी इज करेक्ट। Select the most appropriate meaning of the highlighted idiom. Rain on someone's parade. अब देखो कोई परेड जा रही है, ठीक है, उसके ऊपर बारिश कर देना, आपने उसके ऊपर बारिश बरसा दी है, उसके ऊपर पानी गिरा दिया, दैट मीन्स आप उनकी जो प्लानिंग है, उनका जो टास्क है, उसको खराब करने की कोशिश कर रहे हैं पर्पसफुली, ठीक है। तो टू पर्पसफुली ruin someone's plan और spoil their enjoyment, ठीक है। इसका मतलब होता है रेन ऑन समवंस परेड, जो कि ऑप्शन ए क्या बोल रहा है, टू पर्पसफुली रूइन समवंस प्लान्स और स्पॉइल देयर एंजॉयमेंट। ऑप्शन ए इज करेक्ट। अब देखो यहाँ पे क्या है, बहुत सारे सेंटेंस, 4 सेंटेंस दिए हैं, चारों सेंटेंस में कि हर एक सेंटेंस में किसी ना किसी में कुछ स्पेलिंग एरर है। हमें वो सेंटेंस फाइंड आउट करना है जिसमें कोई भी स्पेलिंग एरर नहीं है, ठीक है। हिज नॉलेज, देखो नॉलेज की स्पेलिंग देखो, KNOWLEGE लिखा हुआ है, जबकि WLEDGE, यहाँ पे डी मिसिंग है, ठीक है, DGE। सब्जेक्ट नहीं होता, सब्जेक्ट होता है, तो आई की जगह क्या आएगा, ई आएगा, सब्जेक्ट। तो इसमें तो स्पेलिंग 2 एरर है, तो ये तो गलत हो गया। द गवर्नमेंट, अब देखो हम बोलते तो जरूर हैं गवर्नमेंट, लेकिन एन जो है वो साइलेंट होता है, इसका मतलब होता है गवर्नमेंट, गवर्न करने वाली, यानी कि वो गवर्नमेंट जो हमें गवर्न करती है, ठीक है। गवर्नमेंट इज मेकिंग एन एफर्ट की स्पेलिंग देखो, EFFERT लिखा हुआ है, जबकि EFFORT होता है, ठीक है, ओ आएगा। एफर्ट टू रिड्यूस पॉल्यूशन,
कि गवर्नमेंट पोल्यूशन को कम करने के लिए एफर्ट्स लगा रही है, प्रयास कर रही है। परसेवरेंस इज एसेंशियल फॉर अचीविंग लॉन्ग टर्म सक्सेस, यानी कि लगातार निरंतर करने वाला जो प्रयास है, ठीक है, कंटिन्यूस एफर्ट्स जो हैं वो बहुत ज़रूरी हैं अगर हमें लॉन्ग टर्म में सक्सेस चाहिए। एक बारी आपने प्रयास करा, आप एक बारी जीत गए, आप उसके बाद आलस कर गए, ठीक है, उसके बाद आपने प्रयास नहीं करा, दैट मीन्स आप क्या हो गए, आलसी, आलस, मतलब आपने अब अपना कंसिस्टेंसी त्याग दी और अब आपको लॉन्ग टर्म में कैसे सक्सेस मिलेगी बताओ, है ना। तो परसिवरेंस इज एसेंशियल फॉर अचीविंग लॉन्ग टर्म सक्सेस, और जिसमें कोई भी स्पेलिंग एरर नहीं है। परसिवरेंस के स्पेलिंग देख लो, एसेंशियल के देख लो, फॉर, अचीविंग, लॉन्ग टर्म सक्सेस, सबके स्पेलिंग सही हैं। द अचीवमेंट ऑफ हर गोल्स वॉज अ टेस्टामेंट टू हर डेडिकेशन, बोल रहे हैं उसके जो गोल्स की अचीवमेंट है, अचीवमेंट की स्पेलिंग देखो, ACHIEVE होता है ना, तो चेंज हो जाएगा, इंटरचेंज, आई की जगह ई की जगह आई। अचीवमेंट ऑफ हर गोल्स वॉज अ टेस्टामेंट, कि वो किसका इशारा था, किसका प्रदर्शन था कि वो कितनी डेडिकेटेड है, जो उसने अपने गोल्स अचीव करे हैं वो इस तरफ इशारा करता है, इस बात का प्रमाण देता है कि वो कितनी डेडिकेटेड है। अब टेस्टामेंट के स्पेलिंग में ए नहीं आता, ई आता है, टेस्टामेंट, ठीक है। सो प्रमाणित करता है कि उसका डेडिकेशन कितना ज़्यादा है, यानी कि ऑप्शन सी इज करेक्ट, जिसमें कोई भी स्पेलिंग एरर नहीं है। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द वर्ड गिवन इन ब्रैकेट्स टू फिल इन द ब्लैंक। अब जो ब्रैकेट में वर्ड दिया गया है ना, उससे मिलता जुलता वर्ड यहाँ पे हमने फिल करना है, उसका सिनोनिम फिल करना है। डिस्पाइट हर एग्जॉशन, एमिली मैनेज टू मेंटेन अ डैश परसिस्टेंट एटीट्यूड थ्रू आउट द डे, कि वो थकी हुई थी, वो बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट हो चुकी थी। एग्जॉस्ट मतलब अब आपके अंदर कुछ भी करने की एनर्जी नहीं बची, फिर भी एमिली ने मेंटेन करा। क्या मेंटेन करा? परसिस्टेंट, यानी कि लगातार पूरे दिन भर में वो एक तरह की एनर्जी मेंटेन करके चली रही, ठीक है। एटीट्यूड थ्रू आउट द डे, पूरे दिन भर में, ठीक है। अब देखो सबसे पहला आ जाता है इसमें इफर्मल। इफर्मल का मतलब होता है कि शॉर्ट लिव्ड या मोमेंट्री, यानी कि थोड़े समय का। तो जब उसने पूरे दिन मेंटेन करा है तो थोड़े समय का तो नहीं होगा, राइट। उसने पूरे दिन मेंटेन करा यानी कि लॉन्ग टर्म होगा, राइट, पूरे दिन रहा होगा, तो ये तो हटा दो। ट्रांजिएंट, ट्रांजिएंट मतलब होता है टेम्पररी। अब वही बात आ गई, क्यों नहीं होगा टेम्पररी, ठीक है। अब है तो ये भी एडजेक्टिव ही, ये भी एडजेक्टिव है, यहाँ पे एडजेक्टिव ही आएगा, लेकिन टेम्पररी इसलिए नहीं होगा क्योंकि उसने पूरे दिन टेम्पररी मेंटेन थोड़ी किया होगा, कि टेम्पररीली थोड़ी कुछ मेंटेन किया होगा, उसने पूरे दिन कुछ परमानेंट मेंटेन किया होगा, परसिस्टेंट मेंटेन किया होगा, ठीक है। सो टेम्पररी भी हट जाता है। टेनेशियस, टेनेशियस मतलब होता है कि आप परसिस्टेंट हैं किसी चीज़ के लिए, ठीक है। अब देखो बच्चे, कुछ चीज़ें हैं जिनमें आपको अगर एडजेक्टिव एडवर्ब पता चल गया तो आप कर सकते हैं, लेकिन कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जिनके आपको मीनिंग अगर नहीं आए तो फिलर्स वाले क्वेश्चन करना डिफ़िकल्ट हो जाएगा। इसलिए अपनी वोकैब जितनी हो सके उतना आप प्रैक्टिस करते रहिए, ठीक है। परसिस्टेंट, और इस साथ में इसको बोल सकते हैं डिटरमाइंड, यानी कि उसका जो दृढ़ निश्चय था वो उसने सारा दिन मेंटेन करा, कंटिन्यूटी मेंटेन रखी, राइट। और इवेनेसेंट, एवेनेसेंट, एवेनेसेंट का मतलब होता है वैनिशिंग, शॉर्ट लिव्ड, ठीक है, जो कि फिर इसीलिए भी ये भी गलत हो जाएगा कि उसने तो सारा दिन एक कंसिस्टेंसी मेंटेन करी है ना, सो वैनिशिंग तो नहीं होगा। सो ऑप्शन सी टेनेशियस करेक्ट है। For centuries, mathematicians have tackled questions related to epidemic and pandemics, along with potential responses to them. कि बहुत सेंचुरीज से, सदियों से क्या होता आ रहा है कि मैथमेटिशियंस जो है किसी भी आपदा विपदा
जो ये पेंडेमिक और एपिडेमिक जैसी घटनाएं होती हैं, इसमें वो लोग भी कुछ ना कुछ हल निकालने की, कुछ सोल्यूशन निकालने की कोशिश करते हैं। सोल्यूशन ना मिले तो वो एटलीस्ट यही अनुमान लगा लें कि कितने सालों बाद कोई पेंडेमिक या एपिडेमिक रीअकर करता है। ठीक है, तो वो कुछ ना कुछ इसमें लिंकेज फाइंड करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, मैथमेटिशियंस हैव कंटिन्यूड दिस वर्क। अब ये फर्स्ट स्टेटमेंट ओपनिंग हो सकता है, राइट, बट अभी हम इसको थोड़ा सा रखते हैं साइड में। मैथमेटिशियंस हैव कंटिन्यूड दिस वर्क टू द प्रेजेंट डे, कि ये जो उनका काम था कि वो सेंचुरी से करते आ रहे हैं, वो आज तक करते आ रहे हैं, और कोविड टाइम में भी उन्होंने किया है, इंक्लूडिंग ड्यूरिंग द कोविड पेंडेमिक। Predicting and understanding disease outbreaks doesn't just involve epidemiology, कि अगर हमें कोई प्रिडिक्ट करना है कि अब यहाँ पे कोई पेंडेमिक आने वाला है, या फिर जो पेंडेमिक या कोई डिसीज़ है कि ये पेंडेमिक बन सकता है, कोई एपिडेमिक बन सकता है, इसको समझने के लिए सिर्फ एपिडेमियोलॉजी ही काम नहीं आती, इट टेक्स मैथ टू, उसमें मैथ भी ज़रूरी है। यानी कि ये फर्स्ट स्टेटमेंट नहीं होगा, ये होगा फर्स्ट स्टेटमेंट, कि यहाँ पे हमने मैथ कैसे इसमें इन्वॉल्व होगी वो बता दिया, इंट्रोड्यूस कर दिया मैथ्स को इसमें। ठीक है, इसके बाद हो जाएगा पी स्टेटमेंट, कि सदियों से जो मैथमेटिशियंस हैं वो इस चीज़ को सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, ये सेकंड हो गया। For instance, 18th century Swiss mathematician Daniel Bernoulli is credited with developing the first mathematical epidemiologic model, which focused on analyzing the effects of smallpox inoculation on life expectancy. Daniel Bernoulli's theorem याद है अगर किसी ने पढ़ा है साइंस वगैरह तो बर्नौलीज थ्योरम यूज़ की जाती थी। तो वो साइंटिस्ट हैं, उनने कहा कि स्विस मैथमेटिशियन थे डेनियल बर्नौली, जिन्होंने क्या किया, डेवलप करा एक पहला मैथमेटिकल फार्मूला उन्होंने डेवलप करा किसी एपिडेमियोलॉजिकल मॉडल के लिए, जो कि किसके लिए था, जिसने कि स्टडी करा जो स्मॉल पॉक्स, इनक्यूलेशन मतलब होता है हमारे शरीर में कोई वायरस डालना, ताकि बाहर से अगर उस वायरस का अटैक हो तो हमारे ऊपर कोई भी, ये जो वायरस ऑलरेडी हमारे शरीर में है वो हमारे एक इम्यूनिटी बूस्टर की तरह काम करे और बाहर के अटैक से हमें डिफेंड कर सके, बचा सके। ठीक है, स्मॉल पॉक्स वैक्सीनेशन होती है, उसमें यही किया जाता है, स्मॉल पॉक्स को ऑलरेडी हमारे अंदर डाल दिया जाता है, जिससे क्या होगा कि हमारा शरीर जो है उसके लिए प्रिपेयर्ड हो गया। अब बाहर से अगर कभी स्मॉल पॉक्स हमारे अंदर आने की कोशिश करेगा तो वो नहीं आ पाएगा। ठीक है, तो अब ये क्या हुआ, स्मॉल पॉक्स इनॉक्यूलेशन जो है उससे लाइफ एक्सपेक्टेंसी के ऊपर कितना प्रभाव पड़ा, ये मॉडल उन्होंने ढूंढ निकाला, उनने कैलकुलेट कर निकाला। ठीक है, तो ये बात हो गई। अब देखो, सेंचुरीज से मैथमेटिशियंस ये करने की कोशिश कर रहे हैं। अब सेंचुरीज की बात चल रही है कि 18वीं सेंचुरी में मैथमेटिशियन ने ये फाइंड आउट किया था। तो ये हो गया थर्ड स्टेटमेंट। इसके बाद में सिर्फ मैथमेटिशियंस वहीं पे नहीं रुके, आज तक वो लोग ये करते आए हैं, वो लोग इसके अंदर अपना सहयोग देने की कोशिश करते आए हैं, क्योंकि कोरोना टाइम में, कोविड टाइम में भी उन्होंने कैलकुलेशंस करने की कोशिश करी हैं। ठीक है, तो कि हो गया 4। तो स्टेटमेंट बन रहा है RPSQ। R से 2 स्टार्ट हो रहे हैं तो B और C को तो हटा दो। RPSQ, RPQS, RPSQ ऑप्शन A इज करेक्ट। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम, एंटोनिम फाइंड करना है अंडरलाइंड वर्ड का। हर डिलीजेंट वर्क एथिक। अच्छा, अगर सपोज करो कि आपको किसी वर्ड का मतलब नहीं पता है, मीनिंग नहीं पता है, तो आप स्टेटमेंट्स पढ़ के ना, पूरा जो सेंटेंस पढ़ के ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि वर्ड जो है वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। ठीक है, इतना तो आपको पता चल ही सकता है। हर डिलीजेंट वर्क एथिक एंड अटेंशन टू डिटेल। अब अटेंशन टू डिटेल किसी का अच्छी चीज़ होगी या बुरी चीज़ होगी। अब कोई व्यक्ति जो एकदम बारीक से बारीक चीज़ के ऊपर नज़र रखता है, परख रखता है, ठीक है, वो अच्छी बात होगी किसी कंपनी के लिए या बुरी बात होगी? ऑब्वियसली अच्छी बात होगी ना, कि उसने कोई भी गलती होने से पहले ही उसको आइडेंटिफाई कर दिया कि अरे यहाँ पे तो ये ऐसे नहीं, ऐसे होना चाहिए था, ये गलत हो गया है, तो इसको ठीक कर देते हैं। ठीक है, अटेंशन टू डिटेल। मेड हर इनवैल्यूएबल मेंबर, कि अब वो हमारी कंपनी का एक इनवैल्यूएबल ऐसा मेंबर है जो कि हम उसको जाने नहीं देना चाहते, इसके लिए तो हमें कोई भी मतलब देना पड़े, कुछ भी वैल्यू देनी पड़े तो हमें मंजूर है। ठीक है, तो डिलीजेंट मतलब कि एक पॉजिटिव वर्ड होगा।
ठीक है, ये समझ में आ गया हमें। अब डिलीजेंट का मतलब होता है हार्ड वर्क, ठीक है, जो उसका हार्ड वर्क का या फिर उसका टायरलेस या प्रोडक्टिव वर्क कहते हैं, ठीक है, वो क्या है, और जो अटेंशन टू डिटेल है उसकी वजह से वो हमारी कंपनी की टीम का एक इनवैल्यूएबल मेंबर बन चुकी है। अब डिलीजेंट, हार्ड वर्किंग, टायरलेस, ये हो गए। इसका एंटोनिम क्या होगा? थका हुआ सा, जो बिल्कुल भी अच्छे से काम नहीं करता, ठीक है, या इतना बारीकियों को नहीं परखता, ठीक है। नेग्लिजेंट मतलब नज़रअंदाज करने वाला, कि तो क्या हो गया, ये है, ये बाद में देख लेंगे, ऐसे करने वाला, ठीक है। इंडस्ट्रियस मतलब होता है हार्ड वर्किंग, टायरलेस, ठीक है। एसिडुअस का मतलब भी होता है डिलीजेंट, परसिस्टेंट, अटेंटिव। पंक्चुअस, इसका मतलब होता है केयरफुल। तो अब ये सारे तो पॉजिटिव वर्ड्स हैं जो कि डिलीजेंट से मेल खा रहे हैं, यानी कि नेग्लिजेंट की नज़रअंदाज करने वाला, ध्यान नहीं देने वाला, ऑप्शन ए इज करेक्ट। इंडिया इज़ अ कंट्री वेयर प्रोटेक्टिंग नेचर इज़ पार्ट ऑफ आवर कल्चर। इंडिया एक ऐसा देश है जहाँ पे नेचर को बचाना हमारे कल्चर का पार्ट है, मोदी ने कहा अपनी संडे की स्पीच में। दिस इज़ वाई वी हैव मैनी यूनिक अचीवमेंट्स इन वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन। और इसी वजह से वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन में हमारे पास बहुत सारी यूनिक अचीवमेंट्स हैं, मतलब हमने बहुत कुछ हासिल करा है वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन की फील्ड में। बट इंडिजिनस पीपल, इंडिजिनस मतलब वहाँ के जो लोकल लोग हैं, ठीक है, नोन एज आदिवासी इन इंडिया, जिनको हम आदिवासी कहते हैं, वो क्या कहते हैं, से वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन प्रोजेक्ट्स हैव डिस्प्लेस्ड मेंबर्स ऑफ द कम्युनिटी ओवर द पास्ट हाफ सेंचुरी, कि पिछली आधे दशक में, आधी सेंचुरी में, यानी कि पिछले 50 सालों में जो वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन प्रोजेक्ट्स हैं उसने हमारी जो कम्युनिटी है उसको डिस्प्लेस कर दिया है, मतलब उसको दरकिनार कर दिया, उसको हटा दिया है, ठीक है। अब आदिवासी जो हैं वो जाने जाते हैं जंगलों को बचाने के लिए, जानवरों को बचाने के लिए, राइट। तो उनको अगर वही इन प्रोजेक्ट्स में नहीं शामिल किए जाएंगे तो एक तरह से वो डिस्प्लेस ही कर दिए गए। आदिवासी communities in Karnataka organized protest last month to highlight how their people who have lived in forest for centuries have been kept out of conservation efforts। की उन्होंने कर्नाटका में आदिवासी कम्युनिटीज़ ने लास्ट मंथ एक प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज करा, आंदोलन ऑर्गेनाइज करा, ठीक है, जिसमें उन्होंने बताया कि कैसे हमारे लोगों को जो कि सदियों से, दशकों से इन्हीं जंगलों में रहते आए हैं, इन वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन एफर्ट्स में से हटा दिया गया, किनारे कर दिया गया, ठीक है। अब जैसे हम बात करते हैं कि अगर हमें प्रॉब्लम की जड़ तक पहुंचना है तो जो उस प्रॉब्लम का जानकार होएगा हमें उसको इन्वॉल्व करना ज़रूरी है, ठीक है, कि ये परेशानी कहाँ से खड़ी हुई। लाइक अगर हमें ग्राउंड लेवल पे, इंडिया के ग्राउंड लेवल पे काम करना है तो हमें पंचायतों को इंक्लूड करना ज़रूरी है। तो वैसे ही अगर हमें जनजाति को हमारे एनिमल्स को, प्लांट्स को, इन सब को बचाना है तो आदिवासी कम्युनिटी को शामिल करना तो बहुत ज़रूरी हो जाएगा, राइट। बिकॉज हमसे ज़्यादा वो उन चीज़ों के बारे में जानते हैं, उन जंगलों के बारे में, उन जानवरों के बारे में, पेड़ पौधों के बारे में वो जानते हैं, बिकॉज वो उन्हीं के बीच में रहते हैं, राइट। Modi also launched the International Big Cats Alliance, which he said will focus on protection and conservation of 7 big cat species: the tiger, lion, leopard, snow leopard, puma, jaguar and cheetah। मोदी जी ने एक और इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस लॉन्च करा, ठीक है, जिसमें कि उनने कहा फोकस किया जाएगा 7 बिल्ली की प्रजातियों को बचाने में, संरक्षण करने में, ठीक है। और कौन कौन सी हैं प्रजातियां? टाइगर की प्रजाति, लायन की प्रजाति, लेपर्ड, स्नो लेपर्ड, प्यूमा, जैगवार और चीता, इन प्रजातियों को बचाने में फोकस किया जाएगा। Officials were celebrating just hours away from several of India's major tiger reserves when Prime Minister Narendra Modi announced in the southern city of Mysuru that country's tiger population has steadily grown to more than 3,000 since its flagship conservation program began 50 years ago
ओवर कंसर्न्स दैट नंबर ऑफ बिग कैट्स वर ड्विंडलिंग। ठीक है, कि हमारे जो ऑफिशियल्स हैं, पदाधिकारी हैं, वो सेलिब्रेट कर रहे थे कुछ ही किलोमीटर, कुछ ही घंटों की दूरी पर हमारे मुख्य मेजर, इंडिया के मेजर टाइगर रिजर्व से दूर, जहाँ पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अनाउंस किया कि जो सदर्न सिटी, मैसूर की सदर्न सिटी में अनाउंस किया कि कंट्री के जो टाइगर पॉपुलेशन है वो काफ़ी तेज़ी से बढ़ी है। ठीक है, तेज़ी से नहीं, मतलब एक स्टीडी लाइन में बढ़ी है, कि मतलब बढ़ रही है लगातार। और कहाँ पहुँच गई है, अब हम 3000 टाइगर्स पे पहुँच गए हैं। और ये कब से कब तक का डेटा है, पिछले 50 सालों का डेटा है, जब पहली बार 50 साल पहले इंडिया का फ्लैगशिप कंजर्वेशन प्रोग्राम जो है वो चालू किया गया था, लागू किया गया था। ठीक है, तब से लेके अब तक जो है 3000 कैट्स हो चुकी हैं। और ये क्यों लागू किया गया था, क्योंकि उस टाइम पे ये जो बिल्ली प्रजाति के जानवर हैं, लायन, चीता, टाइगर, ये सब जो है उस टाइम पे क्या हो रहे थे, खत्म हो रहे थे, उनकी तादाद कम हो रही थी। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट हो जाएगा कि ऑफिशियल सेलिब्रेट कर रहे थे। और ये हो गया, मोदी जी ने बता दिया। अब मोदी जी ने और क्या कहा, ये पी हो गया सेकंड स्टेटमेंट, कि मोदी जी ने ये कहा कि इंडिया जो है वो कंट्री बन गया है जिसका कल्चर है प्रोटेक्ट करना हमारे नेचर को। ठीक है, और उसी कड़ी में ये है कि हमने बहुत सारे यूनिक वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन करे हैं। ठीक है, इसके बाद हो जाता है कि और मोदी जी ने ये कहा कि हमने एक इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस लॉन्च करा है। ठीक है, ये हो गया थर्ड। लेकिन ये सारी चीज़ें जो हैं वो आदिवासी, अगर उनको इंक्लूड नहीं किया जाए तो निरस्त हो जाती हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा फोर्थ स्टेटमेंट। तो स्टेटमेंट्स बन रहे हैं SPRQ, SPRQ, ऑप्शन बी इज करेक्ट, SPRQ। अब देखो, जो इनकरेक्टली स्पेल्ड है उसको आइडेंटिफाई करना है। इररेजिस्टिबल, स्पेलिंग देखो, इररेजिस्टिबल, सही है स्पेलिंग, IRRESISTIBLE। इसका मतलब क्या होता है कि किसी चीज़ से आप मतलब अपने आप को रोक नहीं पा रहे उसके पास जाने से या वो करने से। जैसे कि किसी को अगर गोलगप्पे बहुत पसंद है, अब डॉक्टर ने चाहे मना किया है पर वो गोलगप्पे वाला सामने दिख गया तो उससे अब काबू नहीं हो रहा, अब वो रोक नहीं पा रहा अपने आप को, उसको तो चाहिए ही चाहिए, गोलगप्पे खाने ही हैं, दवाइयाँ थोड़ी ज़्यादा खा लेंगे चाहे। ठीक है, कैमरेजरी, इसका मतलब होता है कि कोई ऐसी फ्रेंडशिप, ठीक है, अगर दो लोग साथ में एक साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं तो उनके बीच में एक अनकथित सी फ्रेंडशिप बन जाती है या अनकथित सा म्यूचुअल ट्रस्ट बन जाता है। जैसे अगर सपोज करो आप किसी कॉलेज में गए, आप किसी व्यक्ति के साथ में आपके थोड़े ज़्यादा बातचीत हो रही है, आपके ज़्यादा कनेक्शन बन रहा है, आप उसके साथ में ज़्यादा कनेक्ट कर पा रहे हैं, तो क्या आप बोलेंगे कि चलो फ्रेंड्स बन जाते हैं, या यार हम दोनों ना अब दोस्त बन जाते हैं, क्योंकि हम दोनों ज़्यादा टाइम स्पेंड कर रहे हैं और फिर ना हम दोनों एक दूसरे की कोई भी बात किससे करेंगे नहीं। वो ऑटोमेटिकली आपका बॉन्ड बन जाता है, आपको बोलने की ज़रूरत नहीं बनती कि लेट्स बी फ्रेंड्स। क्योंकि कई दफ़े ऐसा होता है आप किसी से बोलते भी हैं लेट्स बी फ्रेंड्स, बट वो आपके असल में दोस्त बन नहीं पाते, राइट। तो ये जो कमोशन, ये जो वर्ड है, ये उस फीलिंग को दर्शाता है जब आप अनकथित तौर पे लंबा टाइम किसी के साथ स्पेंड करने की वजह से एक अनकथित ट्रस्ट बिल्डअप कर लेते हैं, एक फ्रेंडशिप बिल्डअप कर लेते हैं। अब इसके जो स्पेलिंग है वो आते हैं CAMARADERIE, यानी कि ओ की जगह ए आएगा, तो ये इसमें स्पेलिंग एरर है। प्रेस्पोस्टरस, प्रेस्पोस्टरस का मतलब होता है कि जो कॉमन बिलीफ है उससे कॉन्ट्ररी, कॉमन जो सेंस है, कॉमन बिलीफ है उससे कॉन्ट्ररी। ठीक है, कि कई बार होता है ना कि हम लोग, मम्मी बोलती यार ये तो कॉमन सेंस है, तुम्हें इतना भी नहीं पता, ठीक है, तो हम उससे उल्टा ही काम कुछ करके आए होते हैं, तभी मम्मी बोलती कॉमन सेंस लगा लिया करो थोड़ी सी, राइट। यानी कि अगर कोई आम व्यक्ति होता, कॉमन व्यक्ति होता, हमसे थोड़ा, हम बुद्धू हैं, हमसे थोड़ा अच्छा समझदार व्यक्ति होता तो वो वही काम करता जो मम्मी ने सोचा था, बट हमने क्या किया, हमने कॉमन सेंस नहीं लगाई, हमने उल्टा काम कर दिया, तो हम क्या हुए, हम प्रेस्पोस्टरस हुए। ठीक है, मतलब हमारा बिहेवियर प्रेस्पोस्टरस हुआ। इंसेसेंट, इंसेसेंट मतलब होता है कि आप किसी कोई कार्य बिना किसी के इंटरप्शन के कंटिन्यू करते जा रहे हैं लगातार। ठीक है, यानी कि आप कुछ करना चाह रहे हैं, आप वो कर रहे हैं और आपको कोई उसमें टोक नहीं रहा। सो यहाँ पे ऑप्शन बी में एरर है।
शी सेड टू हर मेड क्लीन द यूटेंसिल्स प्रॉपरली। ठीक है, अब इसमें हमें क्या करना है, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बनाना है। ठीक है, अब उसने अपनी मेड को कहा क्लीन द यूटेंसिल्स प्रॉपरली, उसने एक तरह से कमांड दी या ऑर्डर दिया। ठीक है, तो शी सेड टू हर मेड की जगह आ जाएगा शी ऑर्डर्ड या फिर शी कमांडेड, और DERED ऑर्डर्ड या फिर शी कमांडेड। किसको कमांड किया, फिर आगे कंटिन्यूस करते हैं, हर मेड टू क्लीन द यूटेंसिल्स प्रॉपरली, बर्तन अच्छे से धो। तो शी ऑर्डर्ड हर मेड टू क्लीन द यूटेंसिल्स प्रॉपरली। शी कमांडेड हर मेड दैट काइंडली, अब जब उसने कमांड दे दी तो काइंडली कहाँ से आ गया, ठीक है, तो ये तो गलत हो गया। शी ऑर्डर्स, ऑर्डर्स नहीं आएगा, ऑर्डर्ड आएगा। ठीक है, पास्ट में ऑर्डर्ड हर मेड टू क्लीन द यूटेंसिल्स प्रॉपरली। शी कमांड्स, ये भी वही हो गया, कमांड्स नहीं होके कमांडेड होएगा, हर मेड टू, तो यानी कि ये दोनों भी गलत हो गए। ऑप्शन ए इज करेक्ट, शी ऑर्डर्ड हर मेड टू क्लीन द यूटेंसिल्स प्रॉपरली। द पुलिस ऑफिसर बिगैन अ थरो इन्वेस्टिगेशन। थरो मतलब बिल्कुल बारीकियों को ध्यान में रखते हुए, बारीकी से एकदम एक एक पॉइंट को ध्यान में रखते हुए, है ना, बड़ी जागरूक, बड़ी ही निगरानी रखते हुए कुछ काम करने की, यानी कि थरो इन्वेस्टिगेशन यानी कि जांच पड़ताल। ठीक है, टू डिटरमाइन द कल्प्रिट, मुजरिम, कल्प्रिट मतलब मुजरिम, व्हाइल हिज कलीग, कलीग मतलब सहयोगी, परस्यूड अ मेटिकुलस, मेटिकुलस मतलब होता है बिल्कुल बारीकी से किया गया कार्य। ठीक है, जिसमें एक एक चीज को बारीकी से परखा गया हो। ठीक है, बहुत ही डिटेल ओरिएंटेड और बहुत ही केयरफुल। ओके, तो हमें क्या करना है, हमें जो अंडरलाइन वर्ड्स हैं उनमें कोई 2 वर्ड शायद सिनोनिम है, 2 या 3 वर्ड्स, हमें वो सिनोनिम वर्ड्स फाइंड आउट करना है। तो अब देखो, मैंने आपको सारे वर्ड्स के मीनिंग बताया जो अंडरलाइंड है। तो थरो मतलब होता है बिल्कुल बारीकी से एक एक पॉइंट को परखते हुए कुछ चीज़ करना। ठीक है, और मेटिकुलस मतलब भी यही होता है कि बिल्कुल बारीकी से एक एक पॉइंट को नज़र में रखते हुए तहकीकात करना या सर्च करना। सो थरो और मेटिकुलस सेम बन रहे। इन्वेस्टिगेशन, कल्प्रिट, इन्वेस्टिगेशन का मतलब होता है जांच पड़ताल करना, कल्प्रिट मतलब होता है मुजरिम, तो ये दोनों तो नहीं है सेम। इन्वेस्टिगेशन और मेटिकुलस, इन्वेस्टिगेशन जांच पड़ताल करना और मेटिकुलस मतलब होता है बारीकी से। ठीक है, तो इसका पूरक, इन्वेस्टिगेशन का पूरक हो सकता है मेटिकुलस, कि किस तरीके की इन्वेस्टिगेशन हो रही है, बड़ी बारीकी से की जा रही है इन्वेस्टिगेशन। थरो और कलीग, थरो मतलब बारीकी से और कलीग मतलब होता है सहयोगी। थरो और मेटिकुलस, ऑप्शन डी इज करेक्ट। अब पैसेज है, ध्यान से पैसेज पढ़ना। ठीक है, पैसेज का क्या होता है, या तो आपको ऑप्शन में जो मिसिंग चाहे वर्ब है चाहे एडवर्ब है एडजेक्टिव है, ठीक है, तो ऑप्शन में अगर अलग अलग दिए हैं, सपोज करो एडजेक्टिव मिसिंग है और ऑप्शन में एडजेक्टिव दिया है, वर्ब दिया है, एडवर्ब दिया है, नाउन दिया है, तो आपको पता चल जाएगा ये एडजेक्टिव जो है ये आएगा। लेकिन जब ऑप्शन में सारे ही एडजेक्टिव दिए हैं तो आपको पता करना पड़ेगा कि स्टेटमेंट पॉजिटिव है नेगेटिव है। इससे आपको ये पता चल जाएगा कि पॉजिटिव वाला एडजेक्टिव आएगा, नेगेटिव वाला आएगा। ठीक है, दूसरा आपको पता करना पड़ेगा वर्ड्स के मीनिंग। ठीक है, वर्ड्स के मीनिंग आपको पता चल गए तो आपको ये पता चल जाएगा पैसेज क्या बोल रहा है और उसमें कौन सा वर्ड आएगा। ठीक है, विमेन एम्पावरमेंट हैज ऑलवेज बीन अ डैश टॉपिक ऑफ डिस्कशन अराउंड द वर्ल्ड। वो किस तरीके का टॉपिक है, ठीक है, विमेन एम्पावरमेंट किस तरीके का टॉपिक है डिस्कशन का, और सिर्फ इंडिया में नहीं पूरी दुनिया में। इट इज़ द प्रोसेस ऑफ गिविंग विमेन द डैश एंड अपॉर्चुनिटीज़। अब देखो, महिलाओं को अपॉर्चुनिटीज़ देने की बात करी जा रही है, तो यहाँ पे कुछ पॉजिटिव वर्ड आएगा, कुछ और दिया जा रहा है अपॉर्चुनिटीज़ के साथ में, पॉजिटिव वर्ड है। ठीक है, टू मेक देयर ओन डिसीजंस एंड लीड अ लाइफ विदाउट डैश और डिस्क्रिमिनेशन, कि वो अपने खुद के फैसले बना सके। तो शायद हो सकता है कि उनको आज़ादी दी जा रही है या उनको रिस्ट्रिक्शंस से परे किया जा रहा है। ठीक है, आज़ादी दी जा रही है, फ्रीडम एंड अपॉर्चुनिटीज। ओके, एंड लीड अ लाइफ विदाउट डैश और डिस्क्रिमिनेशन। डिस्क्रिमिनेशन एक नेगेटिव वर्ड है, ठीक है, और विदाउट डिस्क्रिमिनेशन यानी कि कुछ और नेगेटिव चीज़ है। लीड अ लाइफ विदाउट वरीज और डिस्क्रिमिनेशन, ठीक है, या फिर कुछ भी नेगेटिव एस्पेक्ट है, नेगेटिव पॉइंट है। एम्पावरमेंट कैन बी अचीव्ड थ्रू वेरियस मीन्स सच एज एजुकेशन, इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस
एंड इक्वल रिप्रेजेंटेशन इन डिसीजन मेकिंग बॉडीज, कि जो एम्पावरमेंट है वो हम किस तरीके से हासिल कर सकते हैं। उसको हासिल करने के बहुत सारे तरीके हैं। पहली बात है, महिलाओं को पढ़ाया लिखाया जाए, उनको इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस दिया जाए, यानी कि फाइनेंशियली स्टेबल किया जाए, इक्वल रिप्रेजेंटेशन मिले डिसीजन मेकिंग बॉडीज़ में, यानी कि सरकारी ओहदों पे, सरकारी पार्टियों में उनको डिसीजन मेकिंग जहाँ पे भी हो वहाँ पे महिलाओं को इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ मिले। ठीक है, अब संसद में कितनी महिलाएं हैं, कितने पुरुष हैं, ठीक है, तो आप खुद ही देख लो कि इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं क्या। ओवर द ईयर्स मैनी डैश हैव फॉट फॉर विमेंस राइट। कई सालों में, मतलब पिछले साल दर साल का अगर हम रिकॉर्ड देखें तो कई सारे लोगों ने, अब किन्होंने, लोगों ने भी हो सकता है और भी कुछ हो सकता है, ऑप्शंस देखते हैं, ठीक है, लोगों ने इसके बारे में, महिलाओं के अधिकारों के बारे में लड़ाई लड़ी है, एंड देयर एफर्ट्स हैव रिजल्टेड इन सिग्निफिकेंट प्रोग्रेस, और उनके जो एफर्ट्स हैं वो बहुत ही सिग्निफिकेंट, मतलब अच्छे स्तर पर हमारे को प्रोग्रेस दिखा चुके हैं। ठीक है, चलते हैं फर्स्ट की तरफ। विमेन एम्पावरमेंट हैज़ ऑलवेज बीन अ डैश टॉपिक ऑफ डिस्कशन अराउंड द वर्ल्ड। अब किस तरीके का टॉपिक है? कॉन्ट्रोवर्शियल, इनसिग्निफिकेंट, सिग्निफिकेंट या फ्यूटाइल। कॉन्ट्रोवर्शियल मतलब होता है कि आप कोई कॉन्ट्रोवर्सी क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है, कॉन्ट्रोवर्सी यानी कि जिसके ऊपर समाज में मतभेद, वाद विवाद हो जाए। ठीक है, वो होता है कॉन्ट्रोवर्शियल। इनसिग्निफिकेंट मतलब गैर ज़रूरी, ठीक है, जो ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। सिग्निफिकेंट ज़रूरी, और फ्यूटिल मतलब होता है कि आप क्या कर रहे हैं, मतलब कि जैसे आप कोई भी ऐसी डिस्कशन कर रहे हैं जिसका कोई पॉइंट नहीं है, पॉइंटलेस। फ्यूटिल मतलब पॉइंटलेस। तो आप मेरे को बताओ, जो हमने पैराग्राफ पढ़ा उसमें पॉइंटलेस एक नेगेटिव वर्ड हो गया, इनसिग्निफिकेंट नेगेटिव वर्ड हो गया, कॉन्ट्रोवर्शियल नेगेटिव वर्ड है। जबकि हमने पूरा पैसेज पढ़ा है कि महिलाओं के लिए क्यों ज़रूरी है। क्योंकि वो उनको फ्रीडम देता है, उनको अपॉर्चुनिटीज़ देता है, उनको बिना डिस्क्रिमिनेशन के अपनी ज़िंदगी जीने का अधिकार देता है। फिर इसके बाद में इसको देने के अलग अलग तरीके हैं, वुमेन को एम्पावर करने के अलग अलग तरीके हैं वुमेन के लिए। क्या क्या है? एजुकेशन, इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस, ये सब उन्होंने बताया। और ओवर द ईयर्स कई सारे लोगों ने इसकी लड़ाई लड़ी है, और जिसकी वजह से हमें सिग्निफिकेंट रिजल्ट मिल रहा है। ठीक है, तो यानी कि पॉजिटिव बताया गया सारा स्टेटमेंट, पूरा जो पैराग्राफ है वो पॉजिटिव है, विच मीन्स कॉन्ट्रोवर्शियल नेगेटिव वर्ड है, नहीं होगा। इनसिग्निफिकेंट गैर जरूरी, नेगेटिव है, नहीं होगा। फ्यूटिल पॉइंटलेस, नेगेटिव है, नहीं होगा। ओनली सिग्निफिकेंट जो कि पॉजिटिव वर्ड है वही होगा, कि ये सिग्निफिकेंट टॉपिक ऑफ डिस्कशन है, बहुत ज़रूरी टॉपिक ऑफ डिस्कशन है। ठीक है, इट इज़ द प्रोसेस ऑफ गिविंग वुमेन द डैश एंड अपॉर्चुनिटीज़ टू मेक देयर ओन डिसीजंस। अब उनको अपॉर्चुनिटीज़ दी जा रही हैं और एक पॉजिटिव चीज़ दी जा रही है, पावर उनको अधिकार दिया जा रहा है, उनको उनके हाथ में पावर दी जा रही है। रिस्ट्रिक्शन बंदिश दी जा रही है। बैरियर यानी कि उनको रोका जा रहा है, वही बंदिश लगाई जा रही है, रास्ते में रुकावट खड़ी करी जा रही है। डिसअप्रूवल गैर मंजूरी दी जा रही है। तो डेफिनेटली अपॉर्चुनिटीज दी जा रही हैं, तो ऑब्वियसली साथ में पॉजिटिव वर्ड होगा। ये तीनों क्या है? नेगेटिव वर्ड है। देखो, होने को रिस्ट्रिक्शन भी हो सकता है, बैरियर भी हो सकता है, डिसअप्रूवल भी हो सकता है, बट होगा क्या? पॉजिटिव वर्ड, जो कि क्या है? पावर दी जा रही है। ऑप्शन ए पावर इज करेक्ट। पावर एंड अपॉर्चुनिटीज मेक देयर ओन डिसीजन, कि अपना खुद का डिसीजन लेने के लिए उनको पावर दिया जा रहा है, अधिकार दिया जा रहा है, और अपॉर्चुनिटीज दी जा रही है। एंड लीड अ लाइफ विदाउट डैश और डिस्क्रिमिनेशन, विदाउट वायलेंस के, वो बिना वायलेंस के, बिना लड़ाई झगड़े के अपने जीवन जी सकें, बिना रिस्ट्रिक्शंस के अपना जीवन जी सकें, बिना बायस के या बिना इनइक्वालिटी के। अब देखो, वायलेंस के बिना वो वैसे भी लड़ाई झगड़ा नहीं कर रहे कि भाई मेरे अधिकार दो, मैं नहीं तो तुम्हारा सर फाड़ दूंगी, ऐसा तो कोई नहीं कर रहा, राइट। रिस्ट्रिक्शंस के बिना, कि उनके ऊपर बंदिशें नहीं होंगी कोई भी, ठीक है, तो बिना बंदिशों के वो अपना जीवन जी सकें। बायस भेदभाव, बायस इन द सेंस कि उनकी तरफ कोई बायस है, या वो किसी की तरफ बायस है, या दूसरे पक्ष की तरफ कोई बायस है, ठीक है। इनइक्वालिटी, यानी कि इनइक्वालिटी भी एक तरह से डिस्क्रिमिनेशन का ही दूसरा फॉर्म है, ठीक है। तो उनको इनइक्वालिटी तो आ चुका है, हमें बताना है रिस्ट्रिक्शन। ऑप्शन बी, रिस्ट्रिक्शन एंड डिस्क्रिमिनेशन, या रिस्ट्रिक्शन और इनइक्वालिटी।
Over the years, many dash have fought for women's right and their efforts have resulted in significant progress. अब इंडिविजुअल, फर्स्ट ऑप्शन है इंडिविजुअल, कई लोगों ने, कई व्यक्तियों ने इसके बारे में लड़ाई लड़ी, जो कि सही है, व्यक्तियों ने लड़ी है। ऑर्गेनाइजेशंस, कई ऑर्गेनाइजेशंस ने भी लड़ी है, कई सरकारों ने भी लड़ी है और कई सेलिब्रिटीज ने भी लड़ी है। ठीक है, अब देखो, किसी एक व्यक्ति की लड़ाई लड़ने से अगर गांधी जी अकेले चल रहे होते, उनके साथ में कोई भी भीड़ नहीं होती, तो क्या अंग्रेज जा सकते थे? नहीं जा सकते थे। अगर कोई सरकार, जैसे कांग्रेस पार्टी अकेली लड़ रही थी, तो क्या अंग्रेज जा सकते थे? नहीं जा सकते थे। कोई सेलिब्रिटी, फिल्म स्टार कोई अकेला लड़ रहा होता तो जा सकते। बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन क्या है? एक कलेक्टिव वर्ड है। क्यों? क्योंकि उसमें क्या है, एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कोई सरकार भी उसकी सहायता कर रही होगी, इंडिविजुअल्स भी आएंगे, सेलिब्रिटीज भी उसमें भागीदार होंगे। यानी कि ऑर्गेनाइजेशन का इम्पैक्ट किसी इंडिविजुअल, किसी एक सरकार, किसी एक सेलिब्रिटी से ज़्यादा बड़ा है। ठीक है, तो बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस ने इसकी लड़ाई लड़ी है और इनके एफर्ट्स जो हैं वो अब हमें एक सिग्निफिकेंट प्रोग्रेस भी देते हैं। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। ठीक है, आज के सेशन में इतना ही। इस सेशन की PDF प्लस आर्टिकल का इन डिटेल ऑडियो एक्सप्लेनेशन आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, तो अगर आपने अभी तक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं करा है तो आप डिस्क्रिप्शन से लिंक से ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा प्ले स्टोर में हमारी ऐप भी अवेलेबल है, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप डायरेक्ट लिंक से भी ऐप ज्वाइन कर सकते हैं। आज के सेशन में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको कंटेंट पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप प्रैक्टिसिंग। ओके, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। ओके, बाय बाय।